पिछले 2 वर्ष से दुनिया तालाबंदी में है और तालाबंदी का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी चीज़ पे पड़ा है तो वो देश की शिक्षा व्यवस्था पे पड़ा है। इसी तालाबंदी के दौरान एक नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर दी गई जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन ना लोगों के बीच में इस चीज़ को लाके जागरूकता है, ना ही इस चीज़ को लेके किसी प्रकार के सेमिनार्स और वेबिनार्स का आयोजन किया गया है। बड़ी बात यह है कि किस तरीके से तालाबंदी के बाद शिक्षा पटरी पे वापस आएगी। बड़ी बात यह है कि 2 वर्ष की ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव किस तरीके से ऑफलाइन शिक्षा से तोड़ा जाएगा। क्या बच्चे दोबारा स्कूल आने की ओर अग्रसर होंगे? क्या ये जो ऑनलाइन शिक्षा का पूरा माध्यम पिछले 2 वर्षों में आपदा के कारण क्रिएट हुआ वो वापस समाप्त होगा? करियर और काउंसलिंग को लेकर बच्चों के मन में तमाम सवाल होते हैं जिनके जवाब उन्हें पिछले 2 वर्षों में बमुश्किल मिल पाए। अभिकल्पना एक युवा सोच एक संस्था है, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कार्य करती है। इन 2 सालों में भी वो रुके नहीं, लेकिन हाँ, वेबिनार के माध्यम से ही लोगों के बीच में जाते रहे। अब उनको मौका मिला है दोबारा फिजिकली ऑफलाइन माध्यम से बच्चों को कनेक्ट करने का। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे अभिकल्पना एक युवा सोच की पूरी टीम है। सबसे पहले इन सभी को बधाई कि इन्होंने तालाबंदी को तोड़ा और दोबारा ऑफलाइन माध्यम से बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश की। आज यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का तीसरा सेशन रखवाया गया है। पिछले 2 सेशन कोरोना ने प्रभावित किए। मेरे साथ इस सेशन के कुछ की स्पीकर्स और अभिकल्पना की टीम है। शैलेंद्र जी हैं मेरे साथ, करियर काउंसलिंग के लिए जाने जाते हैं, साथ ही फिज़िक्स की शिक्षा में इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। सर, 2 वर्ष पहले हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज ही हो रही है। फिर मेरा सवाल 2 वर्ष पुराना ही होगा लेकिन नए तरीके से होगा। ऑनलाइन मोड ने कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक नए विकल्प को सामने रख दिया है। बुराई के साथ साथ इस मोड में बहुत सारी अच्छाई भी है। अब ऐसे में वापस शिक्षा को पटरी पे कैसा लाया जाए और ऑफलाइन मोड को किस तरीके से अग्रसर किया जाए? देखो, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोग इस प्रश्न से जूझ रहे हैं। जहाँ जब ये कोरोना और जब पेंडेमिक आया और एकदम जब ऑनलाइन एजुकेशन पे आना पड़ा तो एक बहुत ही नई चीज़ हुई है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। वो ये कि तकनीकी तौर पे हमारे बच्चे बहुत मजबूत हुए हैं, तकनीकी तौर पे हमारा पूरा देश मजबूत हुआ है, हमारे शिक्षक मजबूत हुए हैं। नए नए प्लेटफॉर्म पे हमने नई नई टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों ने बड़ी आसानी से उस चीज़ को अपने अंदर ढाला भी है और अच्छा भी किया है। लेकिन वहीं पर क्या हुआ है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कहीं थोड़ा सा बच्चे पीछे हो गए। तो अब जब ताले टूटेंगे जो आप कह रहे हो और जब हम स्कूल में हम पहुंचेंगे और बच्चे पहुंचेंगे तो ऊर्जा तो रहेगी नहीं, लेकिन हमें हमारा जो रोल है ख़ास तौर पे टीचर्स का, शिक्षाविद का, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले थोड़ा सा बच्चों को उनके जो मनोदशा है उसको पढ़ना पड़ेगा और स्वाभाविक है जो उनकी तकनीक जो वो सीखे हैं उसका हमें बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो मतलब मैं घूम फिर के प्लस माइनस देख रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से मुझे लगता है कि शिक्षा आगे ही बढ़ेगी और ऐसा मानव सभ्यता में होता रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। मेरे साथ आपको हम बता दें कि अभिकल्पना के साथ साथ इस जो पूरे गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम को जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है वो भास्कराचार्य कॉलेज ने किया है। मेरे साथ डॉक्टर उमा धवन है जो कि कन्वर्नर है करियर काउंसलिंग सेल की भास्कराचार्य कॉलेज की। मैम, स्कूलिंग शिक्षा के बाद बच्चे आप लोगों के पास आते हैं, बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वो टूट जाते हैं, जैसे यूनिफॉर्म की बंदिशें, समय। अभी जब आप बच्चों से मिले और पहले जब बच्चों से मिले थे, क्या अंतर आपको लगा है कि पिछले 2 सालों में विद्यार्थियों के ऊपर अच्छा या बुरा आया है? देखिए, कोई भी नई सिचुएशन आती है तो इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। यंगर जनरेशन पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है 2 साल में घर पर रहने से। जैसे अभी शैलेंद्र जी ने बोला, बच्चे फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली थोड़ा अफेक्टेड हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक इफ़ वी कीप आवर ऑप्टिमिस्टिक होकर देखें तो बच्चों ने बहुत कुछ सीखा भी है। बच्चे ऑनलाइन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जो शायद NEP में हमें बहुत हेल्प करने वाला है वो बहुत कुछ सीखा है। टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स बहुत अवेयर हुए हैं, उनको मालूम है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का एक सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 साल बाद बच्चे आए हैं, मुझे तो उनमें बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिखा। बच्चे काफ़ी एक्टिव लगे, मुझे तो इनफैक्ट लगा कि कल्पना के बच्चे जो हैं वो एक्टिव ही नज़र आते हैं। मैं
ये 2 सालों में भी नहीं बदला। नहीं, अभिकल्पना के साथ साथ मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूं तो जो 2 साल पहले अटेंडेंस होता था उससे बहुत बेहतर हमें मिला। शायद वो 2 साल बाद आए हैं, बच्चों को इम्पोर्टेंस मालूम चली कि कॉलेज में फिजिकली आना कितना ज़रूरी है। छुट्टियों से बोर हो गए इस बार, छुट्टियों से बोर हो गए और उनको लगा कि हाँ कुछ उन्होंने मिस किया। तो शायद कभी कभी कुछ सेटबैक्स आपको बहुत कुछ सिखा कर चले जाते हैं ज़िंदगी में। हमारे साथ जी, थैंक यू मैम, हमारे साथ गाइडेंस गुरु श्री किशन जी हैं। श्री किशन जी, लगातार आप करियर काउंसलिंग करते रहते हैं। एक बड़ी चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा घर करती है, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने तो यहाँ काउंसलिंग ली, लेकिन जिन बच्चों ने काउंसलिंग नहीं ली है, करियर के चुनाव करते वक्त किन मुख्य बिंदुओं का बच्चे ध्यान रखें? देखिए, करियर अपॉर्चुनिटी जो है सबकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता ही है कि जब कहीं ना कहीं हमें ये सिलेक्शन करना होता है। और इसकी सिलेक्शन की जो शुरुआत होती है वो मैं ये कहूँगा कि 10th स्टैंडर्ड में जब हम होते हैं, जब हम मेनली स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, उस दौरान ही इस चीज़ का चयन हो जाता है कि हमें कौन सा कैरियर ऑप्ट करना है। तो सबसे पहली बात यही है कि जब आप 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर पॉसिबिलिटी है तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर कराएं। आजकल CBSE भी करा रही है, NCERT भी करा रही है, और अगर आप प्रैक्टिकली करा सकते हैं तो प्राइवेटली करा सकते हैं तो प्राइवेटली आप ज़रूर कराएं। तो इससे क्या है कि आपका एक एप्टीट्यूड का फोकस एरिया निकल के आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा कैरियर ज़्यादा सूटेबल है। तो आप उस कैरियर को सूटेबल मानते हुए अपने एप्टीट्यूड को, अपने इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए ही स्ट्रीम सेलेक्ट करें, ताकि अगर आप उस इंटरेस्ट के साथ और उस एप्टीट्यूड के कॉम्बिनेशन के साथ आप अपनी स्टडी आगे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे और जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर कर पाएंगे। एक बस अंतिम सवाल लूँगा मैं आपसे। ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे डिसीजंस सही हों। अगर आपको कहीं बीच में लगे कि आपका लिया गया डिसीजन गलत है तो सही का चुनाव फिर कैसे करें? देखिए, हर रात के बाद सवेरा होता है, ये सभी जानते हैं। अगर आपने इस चीज़ को मान लिया और आप इस चीज़ को एनालाइज कर चुके हैं कि कहीं कुछ गलत हुआ है, तो अगर उस गलती को सुधारने के लिए हमने आगे आने वाले 5 साल 10 साल अगर हमने ख़राब कर दिए, 2 4 5 साल जो भी आपने लगा दिए, तो उससे बेटर है कि जैसे ही आपका सवेरा हुआ, जैसे ही आपने रियलाइज़ किया कि आपको ये जो वे है, ये रास्ता जो है आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिला पाएगा, आपका गोल अचीव नहीं करा पाएगा, सो डेफिनेटली आपको टाइम रहते ही उसको चेंज कर लेना चाहिए और अपने बेटर ऑप्शन की तरफ फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त अभिकल्पना के प्रेसिडेंट हैं। आप लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया है, 3rd काउंसलिंग प्रोग्राम है आप लोगों का। कैसा बच्चों का फीडबैक रहा? फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा है इस बार, और उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने संडे को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और पैराडेमिक के दौरान जैसे बच्चों का शेड्यूल, टाइमिंग शेड्यूल बिल्कुल चेंज हो गया था कि लेट तक उठना और सब, और वो शेड्यूल को निकाल के संडे को मॉर्निंग में आए। तो पॉजिटिव दिखा मैं कि बच्चे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि उनको थोड़ा सा है कि हमें अपने कैरियर के बारे में सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हम भास्कराचार्य कॉलेज में हैं। करियर काउंसलिंग का एक पूरा का पूरा सेमिनार यहाँ पे आयोजित किया गया। शिक्षकों ने अपनी बातें रखी और बच्चों ने उनसे अपने सवाल पूछे। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जीवन में कई दफ़ा करियर काउंसलिंग के सेशंस में भेजें, ताकि वो सही का चुनाव कर पाएँ और सही के चयन के बाद अपने बच्चों का साथ ज़रूर दें। कैमरे के पीछे रोहित, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।